हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है नॉन नर्सिंग विद अक्षय में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल साइकिल के बारे में। ठीक है कि सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है, ये हम सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जहाँ से हमारे देखो सेल साइकिल में से है ना, हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि एक्चुअली में हम क्या तो डिस्कस करने जा रहे हैं, उसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, ठीक है, सेल साइकिल होता है कोशिका का चक्र। ठीक है, कि मान लीजिए कि मतलब एक कुछ इवेंट्स होते हैं, सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, जिसके अंदर कोशिका क्या करती है कि अपने कुछ एक डुप्लीकेट्स बनाती है। ठीक है, कुछ एक डिवाइड होकर अपनी डॉटर सेल्स बनाती है। ठीक है, ग्रोथ भी करती है। ठीक है, और मतलब कुछ और सिंथेसिस, कुछ कुछ नई सेल भी सिंथेसिस करती है। ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के ही अंदर सेल साइकिल का ही एक हिस्सा होता है क्या, सेल डिवीजन, जिसमें से मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चंस आने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, ये इस पूरे सेल साइकिल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन सेल डिवीजन क्या है कि सेल डिवीजन सेल साइकिल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, अब देखो, सेल डिवीजन जो होता है वो दो तरह से होता है। कौन कौन सा? माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। इनके बारे में हम स्पेशली अगली क्लास में बात करेंगे। अभी हम केवल ओवरऑल सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे कि सेल डिवीजन के अंदर ओवरऑल क्या होता है। ठीक है, तो देखो, सेल डिवीजन जब होता है तो उसकी दो फेज होती हैं। ठीक है, एक तो होती है उसकी इंटरफेज। ठीक है, और एक होती है उसकी एम फेज। यानी कि सेल डिवीजन को दो भागों में बांट दिया गया है। किस किस में? इंटरफेज, दूसरा एम फेज। ठीक है, देखो, जितनी भी आपकी क्लासेज हो रही है ना, आपको सभी क्लासों के नोट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास लास्ट में बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आपको हर एक क्लास के नोट्स बनाने कंपलसरी है। ठीक है, अब देखो, इंटरफेज जो होता है ना, इंटरफेज एक्चुअली में होता क्या है कि जब दो डिवीजन होते हैं ना, सेल डिवीजन, एक्चुअली देखो सेल डिवीजन की जो इंपॉर्टेंट फेज है वो तो यही है, एम फेज, जिसके अंदर डिवीजन प्रोसेस होता है। ठीक है, इंटरफेज क्या होता है कि दो डिविजन्स के बीच में जो रेस्टिंग फेज आती है वो होती है इंटरफेज। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लो, अगर मैं बात करूं तो देखो, ये है आपकी डिवीजन फेज। ठीक है, जिसमें आपकी एम फेज आ रही है ना, एम फेज। अब इस पूरी एम फेज जब ये पूरी हो जाती है तो इसके बाद आती है जी1 फेज, फिर आती है एस फेज, फिर आती है जी2 फेज, और फिर दोबारा से एम फेज। यानी कि जब एम फेज पहले यहां से यहां तक चली, ठीक है, फिर दोबारा यहां से जब दोबारा स्टार्ट होगी तो देखो, दो एम फेज के बीच में जो फेज आती है वो क्या कहलाती है, इंटरफेज। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंटरफेज तीन प्रकार की होती है, जी1, एस फेज और जी2 फेज। काफी बार हम इसमें जी0 को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि एग्जैक्टली कहाँ आती है, जी1 और एस के बीच में आती है, जी1 और एस के बीच में आती है। ठीक है, देखो, जीवन फेज जो होती है, जीवन फेज के अंदर हमें मेनली क्या देखने को मिलती है, ग्रोथ। क्या देखने को मिलती है हमें, ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये वो रेस्टिंग फेज होती है। अब देखो, ग्रोथ के बाद कुछ लोग ग्रोथ कर जाते हैं ना, वो अलग चले जाते हैं, उनमें डिवीजन नहीं होता। यानी कि जी0 में जो सेल्स चली जाती हैं उनका डिवीजन नहीं होता है। उसके बाद मान लो अगर जो जी0 में नहीं गए तो वो किस में जाएंगे, एस में। ठीक है, तो एस फेज के अंदर हमें स्पेशली क्या देखने को मिलता है,
इसमें हमें देखने को मिलता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, क्या देखने को मिलता है हमें? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, यानी कि जैसे कि मान लो कोई क्रोमोसोम पहले ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, तो पहले उसने यहाँ ग्रोथ करी, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि इस जगह पर आकर, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी कि इसके जैसा एक और बन के तैयार हो जाएगा। तो ये दो हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, और ग्रोथ भी इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, मतलब ग्रोथ यहाँ भी होगी और यहाँ भी होगी। तो आप इसमें लिख सकते हो प्लस ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद आती है कौन सी फेज? G2 फेज। G2 फेज के अंदर हमें प्रोटीन सिंथेसिस मेनली देखने को मिलता है, प्रोटीन प्लस आरएनए सिंथेसिस। कह सकते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर मेनली जो एम फेज आने वाली है उसकी प्रिपरेशन होती है। तो ये बात समझ में आई? इंटरफेज में कौन कौन सी फेज होती है? G1, S, G2, ठीक है। G0 भी होती है पर उसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं बस, ठीक है। तो देखो G1 के अंदर क्या होती है? ग्रोथ। S के अंदर क्या होती है? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए एंड ग्रोथ। और G2 के अंदर क्या होता है? प्रोटीन प्लस आरएनए का सिंथेसिस, ठीक है। अब अगर देखो ओवरऑल पूछा जाए कि पूरे सेल डिवीजन के अंदर सबसे बड़ी फेज कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट फेज, तो वो होती है G1, अगर ओवरऑल पूछा जाए तो। कौन सी होती है? G1 फेज होती है जो कि सबसे बड़ी होती है। ये वाली बात आपको ध्यान रखना, स्टार बना लेना इसको। देखो मैं ये समझा रहा हूँ, इसके बाद जो क्वेश्चंस कराऊंगा उनके अलावा भी आप इसमें से क्वेश्चंस बना सकते हो आराम से, ठीक है। अब देखो हमने G1 पढ़ लिया, S पढ़ लिया और G2 पढ़ लिया। अब हम आते हैं मेनली किसके ऊपर? एम फेज के ऊपर, जो कि मेनली क्या है? डिविजनल फेज है ना। किसके ऊपर आते हैं हम लोग? एम फेज के ऊपर। एम फेज, ठीक है। अब देखो एम फेज में भी चीजें दो तरह से घटित होती हैं, ठीक है। एम फेज में भी चीजें दो तरह से घटित होती हैं। कैसे? कैरी काइनोसिस, और एक होती है साइटोकाइनेसिस। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, दो टर्म आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो कैरी काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, जैसे कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो ये दो चीजें ध्यान रखें, दो फेजों में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर की जो फर्दर जो फेजें होती हैं, ठीक है, इसी की जो आगे की फेजें होती हैं, किसकी? इसकी कैरी काइनेसिस की, वो होती हैं कौन कौन सी? देखो जो अभी तक हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं? प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी कि चार फेज हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। चारों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब देखो एम फेज किसके बाद आई थी? जब G2 फेज आई थी, ठीक है। G2 फेज के अंदर ऑलरेडी डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका था, ठीक है, और चीजें सिंथेसिस हो रही थी। तो देखो यहाँ जो है ना, यहाँ हमें इस तरह से कुछ, ये रही सेल, और हमें इस तरह से कुछ बना हुआ देखने को मिलेगा। इसके बारे में एक एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना, वो क्या है? ये एम फेज की लॉन्गेस्ट फेज है, ध्यान रहेगा। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज, ठीक है। एम फेज की कैसी फेज है? ये लॉन्गेस्ट फेज है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली अपने तो बनाए हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिका द्रव्य में क्रोमोसोम्स वगैरह इजीली अच्छे से, मतलब सेपरेट सेपरेट नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। इसमें तो प्रोफेज का ये है कि इसके अंदर आपको सेपरेटली सेपरेटली दिखाई नहीं देंगे, बॉल भी प्रॉपरली नहीं दिखाई देगी, ठीक है। अब देखो इसी के साइड में क्या होते हैं? ये होते हैं साइटोल्स, ठीक है। क्या होते हैं यहाँ पर?
जिन्हें हम क्या वो एक एक मिनट है ना, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, स्पिंडल होते हैं, ठीक है। स्पिंडल होते हैं, सेंट्रोमियर्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो अब क्या होता है कि जब मेटाफेज जब अब आती है, क्या आती है, मेटाफेज जब हमें देखने को मिलती है, तो उस समय पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ये सारी चीजें होती हैं, क्या होता है कि इस तरह से सेंटर में आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह से कहा जाती हैं, मेटाफेज अवस्था में क्या आ जाती हैं, सेंटर में आ जाती हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कि ये इक्वेटोरियल, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा ना कि एक मतलब जो भूमध्य रेखा पे आ जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं कि अपने जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल फेज में आ जाते हैं, इक्वेटोरियल फेज में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो इस फेज के अंदर तो हमें क्रोमोसोम इस तरह से देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आएगी, उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, उसके अंदर अब क्या होगा कि क्रोमोसोम इस तरह से बट जाएंगे, यानी कि अब क्रोमोसोम क्या हो गया, पोल्स पे चले गए। क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स पोल्स, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होगा कि पोल्स की तरफ मूव करने लग जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर देखो अलग अलग चीजें हैं, अगर इसमें पूछा लॉन्गेस्ट फेज कौन सी, तो प्रोफेज। अब इक्वेटोरियल प्लेन में किस फेज में आते हैं, तो मेटाफेज में। टूवर्ड्स पोल्स किधर चले जाते हैं, तो क्या बोले, एनाफेज में, ठीक है। अब देखो लास्ट आती है फेज टीलोफेज, ठीक है। टीलोफेज क्या होती है, टीलोफेज में आने के बाद इनके अंदर सेपरेशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि ये इस तरह से हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि ये वाले अलग हो गए, ठीक है, और ये वाले अलग हो गए। यही वो फेज आती है जिसके अंदर कुछ जो ऑर्गेनल्स होते हैं ना, उनका रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, साइटोप्लास्ट, यानी कि अब जब इनके अंदर जो है वो कोशिका द्रव्य का विभाजन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइटोप्लास्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट में इसका कोशिका द्रव्य अलग हो जाएगा, इसका कोशिका द्रव्य अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर ये जो, अब देखो पहले तो एक ही थे, अब आधे इधर चले गए तो आधे इधर चले गए, यानी कि जब एक जो सेल थी उससे कितनी सेल बन गई, दो सेल बनकर तैयार हो गई। अब वो क्या माइटोसिस में होता है, क्या म्यूसिस में होता है, वो हम अगली क्लास में, यानी कि माइटोसिस म्यूसिस के बारे में स्पेशली देखेंगे, तब हम उसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। देखो ये था कुछ बेसिक बेसिक, जहां हमने क्या क्या देखा, देखो एक तो सेल साइकिल क्या होता है, ठीक है। सेल साइकिल में क्या होता है, डुप्लीकेट्स होते हैं, डिवाइड्स एंड डॉटर सेल्स बनती है, ग्रोथ होती है, और न्यू सेल्स का सिंथेसाइज होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा सेल डिवीजन, माइटोसिस और म्यूसिस, समसूत्री और अर्धसूत्री, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि फेजेज की, ठीक है, तो देखो दो फेज में बटा होता है, कि कौन कौन से, इंटरफेज और एफ फेज, ठीक है। इंटरफेज को हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। इंटरफेज तीन प्रकार के होते हैं, G1, एस फेज और G2। G1 और एस के बीच में कई बार G0 भी आती है, तो ध्यान रखना, अगर G0 फेज ऑप्शन में है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। G0 में कौन से आते हैं कि जिनका डिवीजन नहीं होना होता, वो लोग G0 फेज में चले जाते हैं, इसलिए हमने डिवीजन वाले उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया था, ठीक है, ध्यान रखना। जीवन में क्या होता है, ग्रोथ, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहाँ देखने को मिलता है, एस फेज में। और प्रोटीन प्लस आरएनए का सिंथेसिस कहाँ देखने को मिलता है, G2 में। देखो सिंथेसिस यहाँ भी होता है, लेकिन जो मेनली जो फंक्शनिंग होती है वो यहाँ पे होती है, ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो हम एग्जाम्पल के तौर पर हमें बोलते हैं कि यहाँ पर जो डीएनए पहले कैसे था, 2C था, वो अब कैसे हो जाता है, 4C हो जाता है, यानी कि पहले 2C था 4C हो गया, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये तो बात किसकी हो गई थी, इंटरफेज की। अब आते हैं हम लोग एम फेज पर। एम फेज में दो प्रकार से होते हैं, कैरिकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अगर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है तो कैरिकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का हो रहा है तो साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अब इनको हमने डिवाइड किया, कैसे कैसे डिवाइड किया, जो कैरिकाइनेसिस अंदर कौन कौन से आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। मेटाफोर में इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाते हैं हम लोग। एनाफेज के अंदर पोल्स पे चले जाते हैं। और टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि ये मतलब सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनल्स रिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लास्ट, ठीक है। चलो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाएगा और हमें यही पता लग जाएगा कि अभी हमने क्या सीखा है,
ठीक है। तो देखो हम लोग हर एक क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग निकालना सीख चुके हैं अब। देखो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ एम फेज। तो एम फेज का पार्ट कौन सी फेज नहीं है? सिंथेसिस फेज। प्रोफेज तो है, मेटाफेज भी है, यानी कि प्रोफेज भी है, मेटाफेज भी है, टीलोफेज भी है, तो कौन सी नहीं है? सिंथेसिस फेज। हमने अभी पढ़ा एम फेज के अंदर कौन कौन सी आती है? प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज और एनाफेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंथेसिस फेज। ठीक है, इस तरह से अब आप धीरे धीरे सीख जाओगे सभी क्वेश्चंस के आंसर देने। नेक्स्ट है a cell duplicates its genome synthesis new cell constituents undergoes growth divide into the two daughter cells called। यानी कि इसको क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन? नहीं। सेल डिवीजन? देखो सेल डिवीजन में क्या बोला? सेल साइकिल का एक पार्ट है, ठीक है। सेल डिवीजन के अंदर केवल और केवल डिवीजन होगा, ठीक है। नहीं। तो क्या होगा? सेल साइकिल। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेज। तो देखो हमने देखा कि इंटरफेज के अंदर कौन कौन से फेज आते हैं? G1 फेज आती है, G2 आती है, S आती है, कौन सी नहीं आती? M फेज नहीं आती। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? M फेज। ठीक है, क्लियर? अब तो बल्कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है? ये हमने अभी पढ़ा है कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, कैरिकाइनेसिस, माइटोसिस और मिटोसिस। बताओ। साइटोकाइनेसिस यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये तो दोनों अलग अलग डिवीजन के हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? कैरिकाइनेसिस। ठीक है, ध्यान रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, अब देखते हैं। देखो यहाँ पे सेल डिवीजन का पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं आपको ना। मतलब ऑप्शंस में आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज है। अगर यही ऑप्शंस में तो क्या हो जाएगा? प्रोफेज। लेकिन अगर क्या ऑप्शन में होता? G1, तो ओवरऑल जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? G1 फेज है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट आता है अब, इन विच फेज डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए अकर्स। किस फेज में डुप्लीकेशन होता है? G1 में नहीं होता, ग्रोथ होता है। G2 में सिंथेसिस होता है। M फेज में डिवीजन होता है। तो डुप्लीकेशन किस में होता है? S फेज में। ये हमने पहले पढ़ा, इसलिए हमें अच्छे से आता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद, इन विच फेज क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट्स। यानी कि इक्वेटर यानी कि सेंटर में कब आने लग जाते हैं? तो प्रोफेज में तो नहीं आते, पता नहीं लगता। एनाफेज में पोल्स पे चले जाते हैं। टीलोफेज में डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो किसमें आएंगे? मेटाफेज के अंदर क्या होते हैं? वो इक्वेटोरियल प्लेट्स पे आ जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इन विच फेज सेल ऑर्गेनल्स रिफॉर्म्ड अगेन। यानी कि किस फेज में सेल ऑर्गेनल्स वापस से बनने लग जाते हैं? तो प्रोफेज तो स्टार्टिंग फेज इसमें तो नहीं, मेटाफेज में भी नहीं है, एनाफेज में हमने क्या बोला? इक्वेटोरियल सॉरी पोल्स पे चले जाते हैं। तो लास्ट कौन सी बची हमारे पास? टीलोफेज। यानी कि टीलोफेज वो फेज है जिसके अंदर की जो सेल ऑर्गेनल से वो दोबारा से बनने लग जाते हैं, क्योंकि सेपरेट हो चुके हैं दोनों दोनों न्यूक्लियस। ठीक है, अब उन्हें आगे ग्रोथ करनी है, तो सेल ऑर्गेनल्स का बनना कंपलसरी है। तो ये थी आज की आपकी सेल साइकिल क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, और भी कोई टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो आप आपके हिसाब से बता सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारी जनरल साइंस की क्लासेस ऐसे कंटिन्यूस रहेंगी। टेट रेलवे से पहले आपका जनरल साइंस काफी बार कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कीजिए और नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। ठीक है, क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और एक बार पूरी क्लास लेकर देखिए, आपको क्लास बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।